बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद की आमद है, जहाँ पर टिप्स देंगे कि आप अपनी सेहत को अच्छे रखते हुए गोश्त का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बरकरार रह सकती है। क्योंकि इस ईद पर, छोटी ईद पर तो मीठे की ईद होती है, आप सेलिब्रेट करते हैं, मीठा खाते हैं, दूसरों के घरों में आना जाना। ये चूँकि कुर्बानी की ईद है तो हम गोश्त का इंटेक बढ़ जाता है, लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम बीमार भी होना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हर चीज़ तवाज़ुन में रहते हुए आपको किस तरह से खानी है, गोश्त को किस तरह से सेव रखना है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, ये सब कुछ हमें बताएंगी आज के प्रोग्राम में माहा। अस्सलाम वालेकुम माहा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा माहा, आपकी तरफ आने से पहले मैं लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, पब्लिक सर्विस मैसेज है कि कॉन्गो वायरस, जब जानवर आते हैं शहर में या हम खरीदारी के लिए जाते हैं तो इस वायरस के खदशात जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह क्या है कि हम एहतियाती तदाबीर या तो एहतियात नहीं करते या तो हमें पता नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको मार्केट के लिए निकलना है, आप किसी भी मंडी वगैरह में जा रहे हैं तो आपको बंद जूते पहन के जाना है, हाथों पे ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहन के जाना है, और जब आपने जानवर खरीदा है, ज़ाहिर है आप उसको हाथ लगा रहे हैं, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहकर आए हैं, तो फौरी आते आपको नहाना है। इसके अलावा खाने पीने में क्या एहतियात करनी है वो आपको माहा बताएंगी। जी माहा, कॉन्गो वायरस के दिनों में किस तरह से डाइट का ख्याल रखें? बहुत अच्छा ये आपने स्टार्ट किया है कॉन्गो वायरस से, क्योंकि मतलब कि जिस तरह बकरा ईद करीब है, आने वाली है, और बहुत ज़्यादा मंडी में जो है वो रश बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ये कि सबसे पहले कि आपने तो प्रोटेक्शन फर्स्ट, कि आपने प्रोटेक्शन करनी है कि खुदा ना खास्ता कि कहीं आप उस वायरस का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल। जिस तरह अभी आपने बताया कि आपने जो है ग्लव्स पहनने हैं, फिर आपने मास्क लगा के जाना है, बंद जूते पहनने हैं, और जब आए आप तो नहाएं। जी बिल्कुल, लेकिन एक नीम गर्म पानी हो और उसमें हल्का सा आप नमक डाल लें। क्योंकि जो नमक होता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट। तो आप वो इत्यादि तदाबीर इस्तेमाल करें इसको, तो फिर जो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम कहते हैं। नो डाउट। जी ठीक है। और माहा, खाने पीने में हमें किस तरह से एहतियात करनी है? फल सब्जियां ज्यादा खाएं, किन चीजों का इंटेक ज्यादा रखें कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे? अब ये जब कॉन्गो वायरस खुदा ना खासा किसी को होता है, किसी का इस वायरस का शिकार होता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी डाइट से मीट को और जो आपकी पोल्ट्री है उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर स्किप कर दें। कोशिश करें वो मत ज्यादा आपने इस्तेमाल करना है, फलों का करना है, ज्यादा इस्तेमाल आपने सब्जियों का करना है, क्योंकि इसमें हमारे मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें हमारे मौजूद होते हैं पॉलीफेनोल्स। ये क्या करते हैं, आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल जी। लोगों में ये बहुत मैंने आम सुना है, इंक्लूडिंग मी, कि हमक आती है कुर्बानी के गोश्त की। हमक को किस तरह से आप कंट्रोल करें? क्योंकि मेजोरिटी 90% लोग ये कहते हुए सुना है हमक बहुत ज्यादा होती है, हम नहीं खाते कुर्बानी का गोश्त। इसके लिए सबसे पहले है कि ये मेरे साथ भी, अगर इफ आई अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में देख रहे होते हैं ना, मिकदार कुर्बानी हो रही होती है, और ना एक किचन में जी गोश्त और वो हिस्से आ रहे होते हैं, तो आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक हो जाता है कि मतलब एक सैचुरेशन हो जाती है। तो अब ये है कि जब हम कुर्बानी का मीट बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन कुर्बानी की उस दिन जिसका मीट बना लिया, तो उसमें ना उनको होता है कि एक साइकोलॉजिकल, आप ये कह देते हैं कि हमें स्मेल आती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो कुर्बानी का मीट है उसको आप हल्का सा जो सिरका होता है, आप उसमें यानी उससे वॉश कर सकते हैं। यानी सिरका लेकर थोड़े से पीसेस डाले, आपने निकाल लिए। ठीक है। फर्स्ट थिंग। दूसरा कि आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अदरक की जो होती है एक वो फ्रेग्रेंस मैं कहूँगी, वो बहुत अच्छी भी लग रही होती है, अच्छी होती है। और दूसरा, लीमू का आप जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। लीमू का, और एक और, जब लीमू का किस तरह से करेंगे? धोते वक्त, वॉश करते वक्त आपको लगाना है? वॉश कर लिया तो आपने क्या करना है, लीमू को काटना है और मैरिनेट कर देना है। ठीक है। जब आप पैकिंग के लिए उसको रख रहे हैं, बिल्कुल, उससे क्या होगा, जो लीमू है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिर जो एक है कि जी जो स्मेल है वो भी अच्छी आएगी। और एक और है, जब खाना पका रहे हैं तो सौंफ फिर होता है, आप सौंफ की ना पोटली बना लेते हैं, मलबल के कपड़े में एग्जैक्टली वो अंदर रखते हैं और बाद में निकाल लेते हैं, मतलब कि डाल देते हैं, तो उससे भी उसकी जो स्मेल है वो जा सकती है। और एक और मैं चीज ऐड करूंगी कि सबसे, यानी मैं हर शो में यही बताती हूँ कि जब तक आपका जो खाना है वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा,
नहीं आप खा सकते। जितनी मर्जी मेहनत की हो, अगर ठीक है आपने ये सिरका भी इस्तेमाल कर लिया, आपने लीमू भी इस्तेमाल कर लिया, जब खाना बन जाए तो आप उसमें क्या करें, पकते हुए साबुत हरी मिर्च जो होती है बीच में हल्का सा कट लगा के, उसको काटे ना, बीच में हल्का सा कट लगा के 2-3 आप उस जो भूनते वक्त हाँ, उसकी भी खुशबू अच्छी आती है। जब खाना बन जाए, हल्का हरा धनिया होता है, आप उसको क्रश करके उसमें आप मतलब के मिक्स कर लें और बिल्कुल स्मेल जो है वो नहीं आएगी। और ये वो आइडिया सारे माहा ने हमें बताए हैं जो नेचुरल सोर्सेज में रहते हुए और इकोनॉमिकली आपके किचन में ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। बस बात यही है कि हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें कंट्रोल करनी है स्मेल को। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, नो किचन गार्डनिंग का जो किया था उसने यही बताया था कि जो आपके इजी होते हैं, हरी मिर्च हो गई और आपके जो हरा धनिया के, तो आप आराम से घर में भी मतलब के उगा, इवन के सूखे धनिया की बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है अगर वो आपके मिंट डाल सकते हैं आप, साथ मिंट की चटनी रख सकते हैं, यानी दही है उसमें मिंट है, और वो डाइजेशन में भी इफेक्टिव होता है ना मिंट की चटनी। ठीक है, सलमान जंजोआ साहब है हमारे पास। माहा इनका क्वेश्चन है कि फ्रीज करने के बाद कितने दिनों तक गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है? अच्छा, ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपने टेम्परेचर कितना इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप फ्रीज करना है तो आप जो है -18 डिग्री सेल्सियस है उस पर आपने गोश्त को फ्रीज करना है। ओके। अच्छा, अब ये होता है कि हमने गोश्त तो वो आपका 5 से 6 दिन आप उसको चला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उससे ज्यादा आप हफ्ते से ज्यादा आप एक्सीड ना करें। ओके। लेकिन मैं ये कहूंगी 3-4 दिन में खत्म कर लें। उससे क्या होता है कि जब हम फ्रीज करते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, हम उसको कंट्रोल रखते हैं। हाँ। ये नहीं है कि वो जड़ से ही खत्म हो गए, हम उसको कंट्रोल में रखते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर आपने जी उसको मतलब के निकाला, एक तो फ्रीज आप जी विद इन अ वीक उसको कंज्यूम कर लें। दूसरा टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस। और तीसरी बात यह है कि अगर आप मतलब के इस्तेमाल करें हैं डीफ्रॉस्ट पे, जब हम करते हैं सबसे हमारा जो मेन होता है वो होता है हमारा डीफ्रॉस्ट करना। हाँ। उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा आपके जो जरासीम होते हैं वो मतलब के एक्टिवेट हो जाते हैं जो सोए हुए होते हैं। तो तभी कहते हैं जो हम डीफ्रॉस्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा मतलब के सवाल को मजीद एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें हमारे 2 टाइप हैं, यानी 3 टाइप्स की होती हैं। या तो आप ठंडे पानी में करें, ठीक है, या आप उसको रेफ्रिजरेशन लाइक फ्रिज में, या तीसरा आता है बट हम उसको एनकरेज नहीं आप कर रहे, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आप ना करें, जस्ट ठंडा पानी और फ्रिज। अब ठंडे पानी में क्या है, जब आपने उसको डीफ्रॉस्ट करना है, मेक श्योर कि गर्म पानी से वो मिक्स ना हो। जब गर्म पानी से हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया हैं वो मतलब के एक्टिवेट हो सकते हैं जो सोए हुए हैं। और कौन से हमारे, जिसमें आप देख लें सैल्मोनेला है और ये हमारा ई कोलाई है। फिर बाद में कहते हैं बहुत ज्यादा जो केसेस हैं हॉस्पिटल्स में, सबसे ज्यादा केसेस आफ्टर बकरा ईद आते हैं। बिल्कुल, ये डायरिया, फूड पॉइजनिंग, तो ये सारी जो मतलब कि आपकी, और ऊपर से तो मौसम भी अब ऐसा है, बरसात है, इसमें तो ऑलरेडी ये सब वायरस जो है। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि जी हम लोग जो डीफ्रॉस्ट कर रहे हैं क्या हम उसको वापस फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ, ठीक है। और ये हर घर में ये प्रैक्टिस होती है, जितना जरूरी है उतना निकाला और बाकी उसको फर कर दिया। तो ये है कि अगर आपने फ्रिज में, अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस पे आपने वो गोश्त को है मतलब के निकाला है, आप उसको वापस रख सकते हैं। हाँ जी, 5 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि 1 से 2 मरतबा फिर उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो भी खराब होंगी। ठीक है, सलमान जंजोआ का ही सेकंड क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहे हैं कि लोग आमतौर पर शॉपर में पैक करके रखते हैं, तो ये हेल्दी है शॉपर में पैक करना? शॉपिंग बैग्स में नहीं, अब आप शॉपर में ना करें, बल्कि अब एक आती है प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट मतलब कि अब आप उसमें मतलब उसमें देगची, उसमें आप रखें और उसमें फिर आप जो है प्लास्टिक शीट से कवर करें। शॉपर में ये होता है कि बहुत ज्यादा ना मतलब कि हमें कुछ नहीं पता कि शॉपर कब जो आपका जो है वो फट सकता है। लाइक हमें कुछ नहीं पता कि साथ कौन सी आपकी चीज है वो शॉपर के साथ लगी। अगर हल्का सा भी शॉपर में टियर आ गया तो फिर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जा सकते हैं। हमें नहीं पता दूसरे खाने में है या नहीं है, तो हमारा ये है कि हमें इसको बिल्कुल बचाना है। हाँ, और शॉपिंग बैग किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट वालों के साथ थोड़ा काम करने का मुझे मौका मिला तो शॉपर का ये होता है, सलमान भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनके माइक्रोन होता है, जो बहुत कम माइक्रोन पे बने होते हैं। वो इंसानी सेहत के लिए अच्छे वाले शॉपर भी उसको हेल्दी नहीं कह सकते, लेकिन जब ये वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके बनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारी सेहत को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और हेल्दी वे पे, नेचुरल वे पे रहते हुए अपने गोश्त को
महफूज बनाएं, वो बेहतर तरीके हैं। अच्छा माह गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हम ईद कुर्बान का दिन पूरा दिन ही हमारा उसी तरह से गुजर जाता है और मोस्टली लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जी शाम तक हमारा गोश्त खराब हो गया, तो उसको किस तरह से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि बांटते बांटते पूरा दिन गुजर जाता है? देखिए हमारे तो ये है कि जब कुर्बानी का गोश्त है ना, आपने इसमें 3 हिस्से कर, हाँ ठीक है। अगर आपका मतलब कि ये है ही 3 हिस्से के, एक हिस्से मतलब कि आप गरीबों में देते हैं, एक हिस्सा जो है आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं और एक हिस्सा आप लोग मतलब कि अपने पास रखते हैं। तो ये है कि इस पे आप अमल करें। जितना गोश्त आप घर में प्रिजर्व करेंगे, मतलब कि जितना कोशिश करें पहले दिन ही कुर्बानी कर लें और पहले दिन ही आप जो है हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जितना मतलब कि गोश्त आपके पास जितना ज्यादा होगा उतने ही चांसेस होंगे वो कंटामिनेट हो जाएगा। और मतलब कि अब ये जो है बहुत बरसात का मौसम है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और एक और बात, जो आपके पास कसाई आ रहा है जिससे आप कुर्बानी करवा रहे हैं, तो आपने देखना है कि जिससे मतलब कि जो छुरी है उसकी क्या वो साफ है या वो नहीं है। और एक और बात खास तौर पे देख लें कि किसी मतलब के इंस्ट्रूमेंट पे कोई जंग ना लगाओ। ठीक है, जो जंग होता है ना, हाँ, उसको हम कहते हैं कि मेक श्योर करें कि साफ सुथरा हो आपका। और बल्कि उससे कहें मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स लें और गर्म पानी से आपने वॉश कराना है। जहाँ पे वो मतलब कि गोश्त के पीछे वो जो उनका लकड़ी का कटिंग बोर्ड होता है उसका साफ करें, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो क्योंकि यही हमारे प्रिकॉशनरी जो है मेजरमेंट्स हम लेंगे, तो ताकि फर्दर हमें जो है प्रॉब्लम ना हो, गोश्त में भी कोई जम्स वगैरह ना आए और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। सलमान जफवा साहब भी काफ़ी कंसर्न के साथ दोबारा से पूछ रहे हैं जी अच्छे और बुरे शॉपर की पहचान क्या है? तो भाई अच्छे और बुरे शॉपर की पहचान तो SH माइक्रोन के हवाले से हम उसको डिफाइन करते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शॉपर किसी तरह से भी शॉपिंग बैग हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये जब हम किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को वेस्ट करते हैं तो इनको रिसाइकल करके वो शॉपिंग बैग उसके दाने से बनाए जाते हैं। अब जो चीज़ें रिसाइकल हुई हैं उसमें हॉस्पिटल का वेस्ट भी हो सकता है, उसमें गंदा कचरा भी हो सकता है, उसमें हमारे ऐसे डस्टबिन भी हो सकते हैं जो हम कचरे के लिए यूज़ करते रहें। तो वो तमाम प्लास्टिक की चीज़ें इसमें आ सकती हैं। बच्चों के इवन के जो हमें सिरिंजेस लगती हैं, ये मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखी हुई हैं, जो सिरिंजेस लगती हैं, यूरिन बैग्स हैं, इवन के जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, उस सारे को रिसाइकल किया जाता है और वो उस रिसाइकल से जो दाना बनता है उससे शॉपिंग बैग बनते हैं। इसलिए इसको कभी भी हम प्रमोट नहीं करते किसी भी प्लेटफॉर्म पे। कोई भी डिपार्टमेंट है तो इसको इनकरेज करना चाहिए। और मैं आपको इसलिए ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि अब ईद है तो मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, दर्जनों के हिसाब से शॉपर मंगवाएंगे और उसी में, तो इसलिए इसकी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। से नो टू शॉपिंग बैग्स और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है महा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम डीफ्रोस्ट करते हैं तो पानी जो निकलता है गोश्त का, उसको वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? तो वो एयर जब कांटेक्ट करिए, हमें नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा वायरस है उस पानी में एंटर हो रहा है। पर अगर हम वही पानी वापस से मतलब कि गोश्त के अंदर डालते हैं तो फिर हमारा जो मीट है वो फिर से कंटामिनेट हो सकता है। तो यही है कि जो आपका पानी निकले उसको उसी टाइम आप लोग मतलब कि ज़ाया करते हैं। अच्छा महा, समटाइम लोग ये भी कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त गलता नहीं है। इसके साथ एक क्वेश्चन मैं ये भी लेना चाहूँगी। यमुना शुएब है, ये कह रही हैं जी प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाना ठीक है, और गोश्त को प्रेशर कुकर के अलावा किस तरह से जल्दी से पकाया या गलाया जा सकता है? सबसे पहले ये है कि गोश्त का आपने देखना है कि कितने आप टेम्परेचर पे पका रहे हैं, क्योंकि हर घर का डिफरेंट स्टाइल है। कुछ लोग होते हैं वो मीडियम जो टेंडर होता है वो खाते हैं, कुछ होता है जो रेयर मीडियम होता है, और कुछ होता है कि जो बिल्कुल मतलब कि कहते हैं कि बिल्कुल पका हुआ हो। तो आपको क्या चाहिए कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 68 डिग्री सेल्सियस ये आपकी टेम्परेचर रेंज है। आपने इसमें मीट को पकाना है। अगर आप जल्दी वाली बात करेंगे तो ठीक है, अगर आप गोश्त को जल्दी पका लेते हैं, आप उसको फुल आंच करेंगे, आप उसको जल्दी जल्दी भूनेंगे, आप उसमें पानी डालेंगे ताकि वो जल्दी से गल जाए, आप उसको प्रेशर देंगे, उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं आपकी, मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं जो आपके उसमें हमारे मतलब के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने का खदशा बढ़ जाता है। ठीक है, माशाल्लाह महा, हम लाहौरी जितने भी हैं वो सब कोई भी कास्ट हो हमारी, लेकिन हम खाते बिल्कुल बट्टों की तरह है, पूरी रीछें उतार के। इवन के स्टार्टिंग में मुझे भी ये कमेंट मिला था कि तुम्हारी कास्ट तो कुछ और है लेकिन खाती तुम बट्टों की तरह हो, निहारियाँ और मग्स और ये वो। तो आपने खाना सब कुछ है, हम आपको कोई चीज़ बैन नहीं कर रहे, लेकिन उसको एतदाल में रहते हुए आपने उसकी क्वांटिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है।
ये बजाय उसके कि आपको बिल्कुल बीमार हो जाए, कोई इशू हो जाए और बिल्कुल ही आप उन चीज़ों से जाए, बेहतर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके मज़े से हर चीज़ को एंजॉय करें, इत्तेदाल में रहकर खाएं। अच्छा, महा रहमान खान साहब हैं, ये कह रहे हैं जी जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गोश्त का इस्तेमाल तर्क करते हैं या ना करें, आप बिल्कुल करें गोश्त का इस्तेमाल। अब इसमें ये है कि एक और चीज़ है, जब बकरा ईद मतलब कि हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मीट इतना पकना शुरू हो जाता है कि फिर एक टाइम आता है आपका दिल नहीं करता। आपका दिल करता है कि आज मीट ना बने। तो पहली बात, जिन्होंने मतलब कि जो पर्सन्स हु वांट टू लूज देयर वेट, तो उनको चाहिए कि जो आप कबाब बना के रख लें, उसमें मतलब कि आप चने की जो दाल है आप उसको मिक्स करके, जिस तरह होता है आप कबाब बना के रख लें, आप उसको सेक के खा लें। ठीक है, एक सबसे अच्छा। और साथ वेजिटेबल्स का जरूर इस्तेमाल करें। अभी तक मैंने ये नहीं बताया था, इट्स नॉट नेसेसरी कि अब जो मतलब कि ईद आ रही है तो हमने मीट 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 खाना है। नो, आप सैलड्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। आप सैलड बना के रखें, आप कबाब के साथ खा लें। आप मतलब कि अच्छी सी वो मटन कढ़ाई हो सकती है, बहुत कम ऑयल में आप वो बना सकते हैं। मैं ये बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगी कि आप मतलब कि बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि देखिए प्रोटीन से हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और ये वो आइडियल टाइम है बकरा ईद, जो पेशेंट्स जो एनेमिक है, जिनको खून की कमी है, ये टाइम उनके लिए बेस्ट है। मतलब कि वो क्योंकि हम लोग तो कहते ही हैं कि जिनको एनीमिया है उन्होंने खाना ही है ये, मतलब कि रेड मीट खाना है, और जो बेस्ट हो सकता है वो कलेजी होता है, तो वो उसका इस्तेमाल करें। और जिन जो है अगर मर्द हजरात हैं उनमें अगर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, औरतों में 12 और बच्चों में 11 ग्राम जो है पर डेसीलीटर से कम है मतलब कि हीमोग्लोबिन, तो इट मींस दे आर एनीमिक। उनमें एनीमिया बढ़ने का खदशा हो सकता है, यानी मतलब कि चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से इनको चाहिए कि ये रेड मीट का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास यमुना दोबारा से हैं, ये पूछ रही हैं कि मार्केट में जो पपीते का पाउडर मिल रहा है, अवेलेबल है, इज इट ओके कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं एनकरेज इसको मैं नहीं एनकरेज करूंगी। हमें नहीं पता कि इसमें क्या उसका सोर्स क्या है, वो किस तरह से होकर आया है। बिल्कुल मैं इस पे एनकरेज नहीं करूंगी। आप मतलब कि हर सोसाइटी में ना, एक जिस तरह अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा घर है, उन हर घर में ना पपीते के दरख्त लगे हुए हैं। तो आप उनसे मतलब कि अच्छी बॉन्डिंग रखें उनके साथ। कच्चा पपीता मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप अच्छी बॉन्डिंग रखें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, लोग दे देते हैं आपको। लेकिन ये जो पाउडर वगैरह इसको मैं एनकरेज बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है, ओके। यमुना, आपने कच्चा पपीता कहीं से फ्रेश ढूंढना है, पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पास नेक्स्ट है मोहम्मद अली सदीकी राजपूत साहब, ये कह रहे हैं गोश्त का इस्तेमाल 1 मंथ तक कितना करना चाहिए, कि 1 महीने तक आप कितना गोश्त कंज्यूम कर सकते हैं? बात ये है, इनका थोड़ा सा मैं इनका क्वेश्चन जो है वो क्लैरिटी में ले आऊं कि आपने महीने की बात नहीं करनी है, आपने इसमें दिन की बात करनी है कि एक दिन में हम गोश्त का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विंग्स। ठीक है। जब हम बात करते हैं, हर शो में हमारी जितनी मतलब कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो यही बता रही होती है कि आपने एक दिन में अपनी सारी सर्विंग जो फूड ग्रुप्स हैं उनको आपने कवर करना है। अब जो मीट की बात करते हैं उसमें आपका आ जाता है प्रोटीन्स। तो अभी मैंने यही बात की कि 2 to 3 सर्विंग्स जो हैं वो आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है। उसमें आपका अंडा भी आ जाता है, उसमें आपका गोश्त भी आ जाता है, और उसमें आपके बीन्स भी आ जाते हैं। तो जो महीने के हवाले से नहीं हम बात करेंगे, इसमें दिनों के हवाले से, मतलब कि एक दिन में आपने प्रोटीन्स या गोश्त का कितना इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर हार्ट पेशेंट्स की मैं बात करूं तो उनको 110 से 150 ग्राम से ज्यादा मीट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अगर मैं बात करूं यूरिक एसिड पेशेंट्स की, तो उनको क्या है, उनको मतलब के 50 to मतलब 80 to 90 ग्राम से ज्यादा मीट का इस्तेमाल नहीं। ठीक है, हम पेशेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो आयशा सदीका को क्वेश्चन साथ में ऐड करना चाहूँगी। इस्लाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, और ये लीवर पेशेंट के हवाले से पूछ रही हैं कि गोश्त लिवर पेशेंट को अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि उसमें ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ये नहीं पता कि जो पेशेंट है वो किस टाइप का मीट खाना यानी मतलब कि पसंद करता है। ये ना हो कि अगर उसको पहले उसका लिवर डैमेज हुआ हुआ है, आप मतलब कि फिर से मीट खा रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, उसमें कितना ज्यादा फैट है, तो फिर वो लिवर के लिए मसला होगा। तो इट्स बेटर कि आप वाइट मीट जो चिकन है आप उसका इस्तेमाल करें। और फिर मैं रिपीट करूंगी, अगर आपने गोश्त खाना है तो आप वो वाला कट मतलब कि
लीन कट लेना है जिसमें आपको फैट नजर ना आए। चर्बी ना हो। बिल्कुल। यावर यार साहब थे हमारे पास, इनका ये क्वेश्चन है कि बड़ा गोश्त खाने से स्टमक खराब हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, यानी वही बात है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, तो वो ये जो चीज़ है इत्तेदाल में रहते हुए खाएं, पेट भर के मत खाएं। हाँ। और अब एक और ट्रेंड है, मतलब कि हर ईद पे जहाँ पे आप निहारी वगैरह बना रहे हैं, जहाँ पे आप ये पाए वगैरह बना रहे हैं, उसके साथ आपने नान का भी इस्तेमाल करना है। हाँ। और प्लस आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी लेनी है। सब हैवी चीजें खाएंगे हम इस सारी ईद पे। मतलब कि जो एक आपकी न्यूट्रिशन जो है उसको आप डिस्ट्रॉय करें, जो आपका न्यूट्रिएंट डेंस फूड है आप उसको एनर्जी डेंस फूड में जी कन्वर्ट करें। बिल्कुल जी। अच्छा, राबिया वासिफ है, ड्रिंक के हवाले से आपने बात की है, तो इनका यही क्वेश्चन है कि गोश्त खाने के बाद कौन सा ड्रिंक जो है वो सबसे अच्छा है ताकि खाना हजम हो सके? ये हमारी सिर्फ मिथ्स होती हैं कि जी हम सबसे अच्छी ड्रिंक नहीं, सबसे अच्छी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप मीट खाएं तो उसके आधे घंटे से पौने घंटे यानी 45 मिनट के बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। अच्छा महा, अपने अपने टेस्ट होता है आप किस तरह से। मैं जब गोश्त खाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं नींबू पानी ना पीऊँ तो वो मुझे हजम नहीं हो रहा, ये खाया नहीं जा रहा। फार मच बेटर जो हाँ। आप ये सोडास पी रहे हैं, आप कोक पी रहे हैं, लेकिन हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ। ये हर घर में है। और अभी देखिएगा ईद से एक दिन पहले सबके घरों में जी वो 1.5 लीटर की ड्रिंक्स आ रही है। हाँ, स्टॉक हो जाते स्टॉक हैं, हो रहा होगा, जमा हो रहा होगा, तो जरा इस चीज को अवॉइड करें। लोगों को यही लगता है ये बेवरेजेस के बगैर तो ये गोश्त ने हजम होना ही नहीं है ना। और बात मतलब कि ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने मीट का इस्तेमाल किया, आप प्लीज उसके बाद चाय का इस्तेमाल फौरन मत करें। आप उसके फौरन बाद डेयरी प्रोडक्ट का मतलब कि जो है वो इस्तेमाल मत करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं हो पाती। हम लोग जो है मीट के साथ आपको लीमू, आपको विटामिन सी जो है वो हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि जो आपका आयरन है वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो जाए। इस बात को खास ख्याल रखते हुए, क्योंकि बहुत घरों में प्रैक्टिस होती है खाने के बाद एक चाय का सिस्टम चल रहा होता है, गेस्ट आते हैं जी, खाना खाया उसके बाद एक चाय का सिस्टम चल रहा होता है, तो इट्स बेटर कि इंस्टेड कि आप उनको चाय दे रहे हैं आप उनको कहवा दे दें। हाँ। कहवा इतना अच्छा होता है, मतलब कि आप उसमें हल्की सी इलायची डाल लें, साथ लीमू रख के दें, उसमें मतलब कि पत्ता पुदीना का डाल लें। हाँ। तो वो बहुत बेहतर है जो चाय की निस्बत है। ठीक है। इनका कहना है ईद के मौके पर गोश्त को कितना अरसा तक स्टॉक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महीनों माह। शुरू में यही बात हाँ, की थी, क्योंकि मैं एंड पे भी इसको क्लियर करना चाह रही हूँ। आप इतना स्टोरी ना करें अपने घर में। तभी हमारे जो है इस्लाम में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपने जी इतने हिस्से करने हैं, एक आपने गरीबों में देना है, एक आपने अपने दोस्त रिश्तेदारों में देना है, और एक आपने अपने पास रखना है। ठीक है। अगर आप रखेंगे तो देखिएगा कि मतलब कि विद इन जो है आपका जो वीक है या मैक्सिमम कर लें 8 दिन, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ। और अगर आपको ये लगता है कि 2-2 फ्रीजर भर लेने से गुजारा हो जाएगा, जितना आप स्टोर करेंगे उतने ही उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी, उसी में उतनी ही ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। और तीसरी चीज क्या है, उसमें मतलब कि ज्यादा चांसेस होते हैं ये इसके जरासीम आने के। ठीक है। माहा, आपने हार्ट पेशेंट के लिए बताया, आपने यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए भी बताया, तो एक थोड़ा रिपीट कर देंगे किन किन पेशेंट को एहतियात करनी है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जो मैं आई टोटली फॉरगॉट। हमारे क्या होता है कि जब बारबेक्यू मतलब कि किया जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट हम कोयले का मीट के साथ करा देते हैं। हाँ। ये नहीं पता कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है और ये कितना ज्यादा कैंसरस है। हाँ। यानी जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो हमारे डेंजरस कंपाउंड्स में, डेंजरस केमिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। तो इट्स बेटर कि आपने एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसका इस्तेमाल करना है, और वो जो आपका मतलब कि कोयला है, जो धुआं है, वो डायरेक्ट मीट के साथ मतलब के ना मिक्स हो। और दूसरा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्पेशली उन लोगों का जिनकी कीमोथेरेपीज चल रही होती है, कीमोथेरेपी में क्या हो रहा होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स, वो तो टूट रहे होते हैं। जितने सेल्स टूट रहे होते हैं उतनी ही हमारी जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है वो निकल रही होती है। फिर क्या होता है, वो ज्यादा जब हमारी प्रोडक्शन होती है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, तो उसमें यूरिक एसिड के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें जो गोश्त का इस्तेमाल है कैंसर के मरीज
कैलोरीज वो कम करें, एहतियात के साथ करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर माहा ने जो कि कोयले का जिक्र किया है, तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ईद है तो हमें मोस्टली यही होता है कि खाना घर में बन गया, रोटी या नान बाहर से ले आए। तो जब हम बाहर की रोटी या नान यूज़ करते हैं तो आप उसकी तय पलट कर देखें तो समटाइम कोयला जो है वो लगा होता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। आप उसको हटाएं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं या ख़ुद खा रहे हैं तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पर एहतियात करें, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि ये कैंसर कैरी कर रहा होता है, हम जो बारबेक्यू रूटीन में खाने के शौकीन अफराद हैं या हफ्ते में 2-3 दिन खा रहे हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस। आपको एहतियात करनी है अपनी सेहत। जहाँ आप अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जो अगर आप अपनाएंगे तो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। मेरे पास सैम है, ये पूछना चाह रहे हैं जी, गोश्त को फ्रीज करने में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले अभी हमने शुरू में जी स्टार्टिंग में आपने वो शॉपर का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, गोश्त को, कुछ चीज़ें हैं आपने मतलब कि जहाँ पे आप मीट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से हट रही हूँ फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। जहाँ पे आप मीट को काट रहे हैं जिस बोर्ड पे, वो जगह आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए और कोशिश करें आपने अच्छे तरीके से गोश्त को धोना है। फिर आपने उसको क्या करना है, देगची में रखना है। और अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि देगची को मतलब कि उसमें भी आप फ्रीज कर सकते हैं। शॉपर में नहीं करना, देगची के ऊपर आते हैं प्लास्टिक रैप्स जो स्पेशली फॉर कवरिंग पर्पस होते हैं, चाट वगैरह के ऊपर, सैलेड्स के ऊपर लगा रहे होते हैं, उससे कर लें। लेकिन शॉपर में यानी मतलब ये गोश्त को फ्रीज मत करें। हमारे, क्योंकि अब दूसरी बात ये है कि कोशिश करें, एक और मैं ऐड करूंगी चीज, गर्मियां हैं, गोश्त को जल्द से जल्द मतलब के कंज्यूम करके ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं। जितना आप उसको प्रिजर्व करेंगे, और इस मौसम में स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको आजकल पेशेंट्स देख लें, भरा हुआ है अस्पताल गैस्ट्रो के पेशेंट से, बिल्कुल जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जी मतलब कि खा तो हम लेते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो प्रिकॉशंस नहीं लेते, हम मेजरमेंट्स का जो है मेजर्स को हम नहीं ख्याल रखते उस चीज़ का। ठीक है जी बिल्कुल। माहा जहाँ आपको बता रही हैं एहतियाती तदाबीर बता रही हैं, तो इसका ईद से पहले इस सेशन को रखने का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि ईद है, हर घर में खैर से कुर्बानी होगी और सब लोग ही गोश्त खा रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपको बताते जाएं किस तरह से उसको सेव करना है, कितना खाना है, क्वांटिटी क्वालिटी का किस तरह से आपको ख्याल रखना है और किस तरह से सेव करना है और कितने दिन तक रखना है। ये लॉन्ग टर्म हफ्तों वाली बात, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। और सवाब भी है, हमारे मज़हब में इसका बहुत अजर बयान किया गया, और ख़ास तौर पर मुस्तहिक लोगों का अपनी सराउंडिंग में ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और मैं आपको यही कहूँगी कि ये ईद जो है, कुर्बानी का असल मकसद ही क्या है? कुर्बानी हमें ये सिखाती कि हम अपनी फेवरेट चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ उठा के किसी को दे रहे हैं, दैट इज़ कुर्बानी। तो आपको इसको बहुत भर भर के सेव नहीं करना, लोगों को दें, मुस्तहिक लोगों को दें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, आस पड़ोस में ख्याल रखें। सैयद इमरान रिजवी माहा ये कहना चाह रहे हैं जी, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में ये बता दें, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कितनी परसेंटेज या कितने प्रोटीन या किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सर्विंग के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि सिंपल वे में बता दें कि हमें कितना गोश्त पर डे खाना। सर्विंग की बात करते हैं, ये जो आपकी एक पूरी हथेली है, ठीक है, ये आपके 3 पाउंड के बराबर हो, सॉरी 3 आउंस के बराबर हो, ठीक है, 3 आउंस। अगर हम 1 आउंस की बात करते हैं वो आपका 28 ग्राम होता है, ठीक है। मतलब कि एक हथेली आपकी कितनी हो जाएगी, 28 × 3 कर ले, मतलब कि 80 to 85 हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर अगर आपने 1 आउंस का इस्तेमाल करना है, ये आपकी जो है पूरी ये थंब, ये आपका 1 आउंस होता है, ठीक है। अगर आपने 3 आउंस का इस्तेमाल करना है तो आपकी हथेली है, तो ये सबसे आसान मेथड है, इसको आप करें जी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी रिजवी साहब। 1 आउंस और 3 आउंस आपकी पूरी हथेली, आप इन्हीं से मायरिंग अपने ख्याल रखें, आपको इसी से आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना गोश्त कंज्यूम करना है। जब आप एक और मैं करूँगी, जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें नहीं पता वो आपको कितना गोश्त रेकमेंड करता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको आसान वर्ड्स में बता दिया, मुझे नहीं पता कि मतलब कि आपका क्या जो है वेट आपने कम करना है, या कोई आपको खुदा न ख्वास्ता दिल की कोई है प्रॉब्लम है, या आपको यूरिक एसिड का मसला है, तो अभी मुझे नहीं पता, लाइक इट्स एम्बिग्विटी इस क्वेश्चन में ना, तो एक सिंपल वे में मैंने बता दिया है, क्योंकि वो डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट ही बताएंगे इनको कितना मतलब कि मील चाहिए। तो जो आपकी हथेली है ये आपके 3 आउंस के बराबर है, और ये जो आपका ये अंगूठा है ये आपका 1 आउंस के बराबर है, और जो 1 आउंस होता है वो हमारा इक्वल टू 28 ग्राम होता है। ओके, ठीक है।
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को जो लोग अभी लाइव नहीं देख रहे या टाइम नहीं है या अभी नहीं उठे सोकर, तो ये चीज़ उन तक भी, ये मैसेज उन तक भी पहुंच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे और ईद पर वो एहतियात कर सकेंगे। उनको पता होगा कि हमें किस तरह से एहतियाती तदाबीर करनी है, क्योंकि घरों में बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग होते हैं। और इस सेशन में हमने तमाम एज के जो लोग हैं उनके लिए बताया है, तमाम जो मरीज़ हैं घरों में, हर घर में बीपी का पेशेंट होता है, यूरिक एसिड का, शुगर का, या कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर होता है, तो आपको किस तरह से एहतियात करनी है, किस तरह से ख्याल रखना है, तो वो तमाम हम तरीके आपको यहाँ पर बता सकते हैं। और ये दूसरों तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए बस आपको क्या करना है, जस्ट शेयर करना है। जितना प्रोग्राम शेयर होगा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगा, और हमारा मैसेज जो है जब लोगों तक पहुँच जाएगा तो हमें लगेगा कि हमने अपना फ़र्ज़ एक हद तक अदा कर दिया है। जी ठीक है, अब लास्ट में वहाँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। और मोहम्मद माविज़ मलिक हैं, ये कह रहे हैं हम जो चिकन डेली बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी कुछ बता दें जी। जो चिकन वगैरह क्या पूछना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, इनका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ये मेरे ख्याल में पूछना चाह रहे हैं, प्रिकॉशंस पूछना चाह रहे हैं कि सर्विंग साइज के हवाले से बता दें और सफाई सुथराई का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। फिर वही है कि मतलब कि चिकन ठीक है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वही जो है आपने धो के अच्छे तरीके से आपने उसको पकाना है। और एक और बात, ज़्यादा हीट पे अगर आप पकाएंगे तो जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है, मैं फिर कह रही हूँ, जल्दी में हम भून लेते हैं, जल्दी में हम लोग सारे जी, वो मेहमान आ रहे हैं, वो चले ना जाए, हम जल्दी खाना बना रहे होते हैं, तो जितनी आप हीट देंगे, जितनी तेज आंच पे आप खाना बनाएंगे, आपकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ें। और दूसरा ये है कि आप हर खाने में सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप चिकन खा रहे हैं, अगर आप कोई भी मीट वगैरह खा रहे हैं, तो साथ लीमू की जो सैलेड होती है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। फिर वही बात है, एब्जॉर्प्शन आपकी अच्छी होगी आयरन की। अरे लास्ट पे मैं भी यही कहना चाह रही थी, माहा ने जो है वो मेरे दिल की बात बूझ लिया। लीमू आपको लीमू को ईद के पूरे दिनों में, वैसे तो आपको आम रूटीन में भी नहीं भूलना, लेकिन ईद के दिनों में तो आपको इसको कतई नहीं भूलना, चाहे वो लीमू पानी है ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। लीमू आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत एहतियात के साथ इस ईद पे खाना है, एंजॉय करना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, क्वांटिटी को, क्वालिटी का, सफाई का, हाइजीन का, हर तरह से ख्याल रखना है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सबको बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।